सुषमा सुबह सुबह अपनी बहू को आवाज लगा रही होती है, लेकिन रिंकू गहरी नींद में सो रही होती है। माँ, क्या काम है मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। वो रिंकू को ना रात में बुखार था। क्यों? रात का बुखार अभी तक उतरा नहीं? नहीं नहीं माँ, अभी तक बुखार उतरा नहीं है। वो तो मैंने ही कहा उसे कि तुम आराम करो और मैं घर के सारे काम कर देता हूँ, वो भी माँ के साथ, इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से पहले तेरी माँ बीमार हुई तो तूने छुट्टी कभी नहीं की। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मैं जानता हूँ आप मेरी माँ हो और मैंने आपको देखा है, ये सारा काम घर का आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आपको तो घर के काम में किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कर सकते हैं माँ, अब शादी हो चुकी है। शादी के बाद मेरी सुनता ही कौन है? ना आप मेरी सुनती हो ना रिंकू मेरी सुनती है, उल्टा दोनों मुझे सुना देते हो। तो मैं क्या ही करूँ? तू सुन भी नहीं सकता? तुझे पता भी है हम औरत को कितनी टेंशन रहती है। आज ये करना है, कल ये करना है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती है हमारे सर पर। ठीक है माँ, मैं ही समझ लेता हूँ। वैसे माँ, आप कहो तो घर में कोई काम वाली रख ले क्या? अब तो मेरी तनख्वाह भी थोड़ी बढ़ गई है, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। और वो काम करेगी तो आप दोनों के बीच में बहस भी नहीं होगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग प्यार से रहो। अपनी पत्नी पर बात आई तो मुझे काम वाली का सुझाव दे रहा है। मैं तो बस आप लोगों के भले के लिए कह रहा था, बाकी आप लोग देख लो कि क्या करना है। अगर कल को वो बीमार पड़ेगी फिर से तो आप कहोगी वो नाटक कर रही है, अब वो कहेगी मैं सच में बीमार हूँ और फिर बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। इससे अच्छा रख ही लेते तो सही रहता। हाँ हाँ ठीक है, तू कह तो सही रहा है। मैं आज ही विमला से बात करती हूँ, उसके यहाँ जो काम वाली आती है उससे मैं बातचीत करती हूँ। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो, इससे ना आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी कम होगा। सुषमा अब घर के कामों में लग जाती है और जब वो पोंछा लगा रही होती है तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। ये भी हमेशा गलत समय पर आती है। अब ये मेरे हाथों में जब ये पोछा देखेगी तो मोहल्ले में गायब न रहेगी नहीं कि मैं काम कर रही थी और मेरी बहू आराम। क्या अपने आप में बातें करी जा रही है? और अरे तू पोछा क्यों लगा रही है? कहीं आज काम धंधे की बारी तेरी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि अगर मैं पोछा लगाऊंगी तो लगा पाऊंगी या नहीं। वो क्या है ना, काफी समय से काम नहीं किया और बच्चों का क्या पता कब लात मार कर घर से निकाल दे, तो मैंने सोचा कि मैं घर के काम कर लेती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अरे सुषमा, तू क्या क्या बातें करती रहती है। खैर, मेरे घर तो चंपा आती है, वही सारा काम करती है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं भी सोच रही थी कि मैं अपने घर पे काम वाली रख लूं। अरे जरूर जरूर, मेरे यहाँ जो चंपा आती है ना तो उसे ही रख ले, बहुत अच्छा काम करती है। आज शाम में भेज दियो, मैं बातचीत कर लूंगी उससे। अब विमला भी सुषमा के घर देर शाम काम वाली भेज देती है। सुषमा भी चंपा से पैसों की बातचीत करके अगले ही रोज की सुबह से काम पर आने की बात कर लेती है। और अब अगले ही दिन सुबह सुबह चंपा काम पर आ जाती है। अरे, अभी मेरे बेटे बहू सो ही रहे हैं और मैं भी अभी उठी हूँ। तू तो समय की पक्की है, टाइम पर आ गई, आजा। वो क्या है ना काकी, मुझे और भी जगह काम करने जाना होता है। हाँ ये तो ठीक है, चल तू पहले घर में झाड़ू लगा ले और उसके बाद खाना पीना बना लियो, क्योंकि अजय को काम पे जाना होता है। अब चंपा घर के कामों में लगी होती है, तभी अजय का उठना होता है और वो किचन में जाकर अपनी चंपा को अपनी पत्नी समझकर पीछे से पकड़ लेता है और रोमांटिक आवाज में अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है मेरी जान, आज तो तुम पूरे मूड में खाना बना रही हो। अरे खाने में ऐसा क्या बना रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों दूर भाग रही हो? अरे तुम्हारा ही पति हूँ। अरे साहब छोड़िए, मैं आपकी पत्नी वत्नी नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम बाहर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। अरे मालकिन ले जाइए इन्हें, सबको अपनी बीवी समझ लेते हैं। आप में मुझ में कितना फर्क है, कहाँ आपकी कमर से कमरा और कहाँ मेरी कमसिन कमर। तू ज्यादा ही नहीं बोल रही, जितना कम बोलेगी उतना ही अच्छा रहेगा तेरे लिए। अरे अब क्या मेरे बोलने पे भी पाबंदी लगा दोगी मालकिन? अब अजय को रिंकू हॉल में लेकर आती है और अपनी सास सुषमा से कहती है, माँ जी, इन्होंने ही कहा था क्या नौकरानी को घर में रखने के लिए? हाँ, बोलेगा क्यों नहीं। तेरी चिंता जो है इसे, और तू क्यों सोच रही है इतना? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पति ने घर में काम वाली रखवाई है। आपको पता भी है अभी इन्होंने क्या किया उस बेचारी नौकरानी के साथ? ऐसा भी क्या कर दिया उसने अब उस नौकरानी के साथ?
चिपके हुए थे, उसके साथ वो भी, और वो भी इन्हें छोड़ने को कह रही थी। पूछिए इसीलिए नौकरानी रखी है क्या घर पे? राम रे राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने नौकरानी के साथ ये क्या किया? तुझे शर्म नहीं आती? आती तो है, लेकिन ये बेशर्म हो चुके हैं। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी चंपा सभी के लिए हॉल में चाय लेकर आती है। अरे साहिब को लगा कि मैडम है और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे तो बड़ी शर्म आई। ये शर्म छोड़ और घर का काम करके निकल यहाँ से। रिंकू अब काम वाली पर नजर रखने लगी थी। काम वाली तो हद तक ठीक थी, लेकिन अजय का दिल काम वाली के लिए तब से धड़कने लगता है जब एक रोज उसकी पत्नी घर नहीं होती और वो काम से आता है। रिंको, रिंको, माँ, अरे घर पे कोई नहीं है क्या? फिर ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? नहीं नहीं, वो सब तो बाजार गए हैं। और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? काकी तो कह रही थी आप रात के 8 बजे के बाद आएंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरी जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं जल्दी आ गया। वैसे तुम घर में अकेली थी। और हाँ, उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे लगा था रिंकू है किचन में। अरे बस बस साहब, इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे। वैसे तुम्हारी शादी हो गई? बच्चे कितने तुम्हारे? नहीं नहीं साहिब, मेरे बच्चे नहीं हैं क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है अब तक। ऐसा क्या? फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण तुम ये काम कर रही हो? बस पढ़ लिख नहीं पाई। पिताजी बचपन में ही गुजर गए, उसके बाद मुझे ये सब काम करना ही पड़ा। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम आराम से सोच के बता सकती हो। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो शादी हो चुकी है, तो आप क्या अपनी पत्नी को धोखा देना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस इतना ही ख्वाब है मेरा। अजय की बात सुनते ही सुषमा कमरे से निकलकर सोफे पर बैठ जाती है और तो और रिंकू ताली बजाते हुए निकलती है। चंपा, जा तू किचन में काम कर। और मैंने तुझ पर शक किया तो ये मेरी गलती है, बल्कि यहाँ तो मेरा ही सिक्का खोटा है। लेकिन तुम तो बाजार गई थी ना, और माँ ने भी मेरी बातें सुन ली। बहू, वो जो मेरा चप्पल है ना वो नया है, वो ले ले, या फिर जो कल झाड़ू लेकर आई थी वो ले ले। या तो तेरा मन कर रहा है ना तो दोनों इस्तेमाल कर ले इसके ऊपर। मतलब आप लोग घर के अंदर ही थे और मुझे फंसा रहे थे, और ये चंपा ये अपनी बातों में मुझे फंसाई जा रही थी। इसने अपनी बातों में मुझे बेवकूफ बना दिया। अब मेरा क्या होगा? बहू मेरा मुंह ही देखती रहेगी या फिर अपना काम भी शुरू करेगी? माँ जी, मैंने तो आपको कहा भी था कि गलती इनकी है, लेकिन ये है कि सुनते कहाँ हैं। आज तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और काम वाली चंपा आज से ही यहाँ पर काम नहीं करेगी और घर का सुबह शाम का काम ये करेंगे। हाँ, हमें आराम भी तो चाहिए। अजय चल तैयार हो जा, आज से घर का सारा काम धंधा तू ही करेगा। बहू चल, अब तू अपना जल्दी से कार्यक्रम चालू कर और इस नास पीटे को ना प्रसाद दे। अपनी सास के मुंह से इतना सुनते ही रिंकू अजय को झाड़ू चप्पल से मारने लगती है और अजय अपनी पत्नी से ऐसी गलती दोबारा ना होने की गुहार लगा रहा होता है, लेकिन रिंकू उसे खूब मारती जाती है। एक दिन रजनी की दोस्त पायल उससे मिलने के लिए उसके घर आती है तो देखती है उसके ससुर बैठे फोन पर बात कर रहे होते हैं। उसके दादा ससुर कुछ लोगों के साथ बैठे ताश खेल रहे होते हैं। उसकी दादी बूढ़ी औरतों के साथ भजन कर रही होती है। तभी वो रजनी से बोलती है, रजनी, ये तेरा घर है या चिड़ियाघर? जहाँ देखो लोग बिखरे पड़े हैं। तेरे ससुराल वालों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? इतने आराम से बैठे हुए हैं। काम तो जब होगा ना यार, जब हम काम करना चाहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं, तो कहना क्या चाहती है? अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मेरा पेंशन वाला ससुराल है। यहाँ किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं है। सबकी अच्छी खासी पेंशन आती है, आराम से बैठकर खा सकते हैं सभी। सबकी पेंशन आती है? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी और दादा ससुर जी की सरकारी नौकरी है। अब दोनों रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन आती है। वैसे ही दादी जी के पास भी आती है। तुम्हारे घर का सही है, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठकर खाओ। लेकिन सही पेंशन वाला ससुराल मिला है तुम्हें। तुझे देखकर ना अब मुझे ही बुरा लग रहा है, जेलस फील कर रही हूँ मैं। पर यार तेरे घर में हमेशा ही मेला लगा रहता है, तुझे तो अकेलापन फील ही नहीं होता होगा। तू जानकर मेरा खून जला रही है या सच में तू भूल गई है कि मैं क्या चाहती थी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ। ये सब देखकर तो मैं परेशान हूँ कि तू इस चिड़ियाघर में रहती कैसे है। क्या करूँ यार, रहना पड़ता है। तू तो जानती है ना, मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत थी। लेकिन मुझे क्या पता था
कि मुझे ऐसा ससुराल मिलेगा जहाँ हमेशा मेला ही लगा रहेगा। रजनी और पायल आपस में बात कर ही रही होती हैं। उनकी सारी बातें रजनी की सास माला सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास आती है। बहू, ऐसे अपने परिवार की बुराई दूसरों के सामने करना शोभा देता है क्या? अब घर में लोग हैं तो क्या उन्हें घर के बाहर फेंक देंगे? तुझे पता है ना कि हमारा परिवार अभी भी एक साथ है और एक साथ रहने में हमेशा प्यार बना रहता है। माँ जी, मैं बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो बस अपना हाल बता रही थी। मेरी दोस्त भी जानती है कि मुझे हमेशा से अकेले रहने की आदत है, लेकिन मुझे ससुराल ऐसा मिला जहाँ हमेशा मेला रहता है, लोग पेंशन पर जिंदा है, कहीं कोई काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस बहू, आज तो बोल दिया, आज के बाद दोबारा ये कभी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला रजनी को सुनाकर चली जाती है। तभी पायल रजनी से बोलती है, तेरी सास तो बड़ी गुस्से वाली है, तेरी इसके साथ कटते कैसे? क्या करूँ यार, काटना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए कहते हैं पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए। तू शांत और अकेला रहना चाहती थी, लेकिन तेरा ससुराल तुझे ऐसा मिला है जहाँ शांति का नामो निशान नहीं है। मैं तो तुझे बस ये बताने आई थी कि हमने नया घर लिया है, अगर इस मेले से निकल पाए तो आ जाना। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रजनी भी अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय वो अपने कमरे में आकर आराम कर रही होती है। तभी उसका पति अजय वहाँ आता है और बैग उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है। ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? अरे बाहर से काम करके आया हूँ, थक गया हूँ, इसलिए फेंक दिया। तुम उठा के रख देना बाद में। वैसे भी पूरे दिन आराम करने के अलावा क्या ही काम रहता है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं पूरे दिन घर में आराम करती हूँ, काम नहीं करती हूँ? अरे घर का काम ही कितना होता है, 4 बर्तन होते हैं, उनको धोना होता है, लोगों को खाना देना होता है, साफ सफाई करनी होती है, बस इससे ज्यादा क्या करती हो तुम? अगर एक दिन ये सारा काम तुम्हारे सर पर मार दूं ना, तो अगले दिन से उठोगे ही नहीं तुम। रहने दो। तुम एक काम करो, अपना काम छोड़ो और एक दिन हमारी तरफ बाहर जाके काम करो। उसके बाद तुम्हारा जो होश है ना, ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, काम की अदला बदली कर लेते हैं। मैं बाहर जाकर काम कर लेती हूँ, आप घर का काम देख लो। मैं ये लड़कियों वाला काम नहीं करता, ठीक है? और रही बात बाहर का काम करने की, तो अब मुझे भी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझी नहीं, आपको काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? यार घर में इतने लोग ही पेंशन आती है, बिना काम करे घर चलता तो है, तो काम करने की क्या जरूरत? घर तो चल ही रहा है ना, सब घर में बैठ के आराम करते हैं और मैं बाहर जाके काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे भी नहीं करना है, मैं भी सबकी तरह घर पे बैठ के आराम करना चाहता हूँ। और बात रही खर्चों की, तो पेंशन जिंदाबाद। लेकिन मुझे तो बाहर नौकरी करनी है, क्योंकि मेरा ना इस घर में दम घुट रहा है। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब कोई काम नहीं करने वाला, आराम करूंगा बस। अजय इतना कहकर हाथों में टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। तभी रजनी अपने आप से बोलती है, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, ये लोग घर बैठे हैं, ये तो समझ आता है, लेकिन ये तो अभी यंग है, इन्होंने भी जॉब छोड़ दी सबकी तरह घर में बैठने के लिए। अब इन लोगों को तो सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, तभी शायद इन्हें समझ में आए कि काम करना कितना जरूरी है। रजनी अगले दिन अपनी सहेली के गृह प्रवेश की पार्टी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के दोस्त हरीश नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि दफ्तर में काम करते थे, जहां से उसके ससुराल वालों को पेंशन मिलती थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो उनसे बोलती है, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता तू कैसी है और तेरा ससुराल वो कैसा है? बस कट रही है अंकल, और क्या ही बोलूं। क्यों बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अंकल जी, ससुराल में तो सब ठीक है, बस ससुराल वाले ही ठीक नहीं है, बहुत आलसी हैं, हमेशा घर में पड़े रहते हैं। उन्हें देखकर अजय जी ने भी काम करना बंद कर दिया है, वो भी घर में खाली पड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मेहनती है, ये देखकर ही तो हमने तेरी शादी उससे करवाई। अंकल जी, वो मेहनती हैं, लेकिन सबको फ्री में मिल रही है ना पेंशन को देखकर वो आलसी हो गए हैं। वो कहते हैं घर चलाने के लिए पेंशन आ रही है तो कमाने की क्या ही जरूरत है। ये तो बहुत गलत सोच है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी से ऐसे क्यों कह रहा है? अंकल, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ, बोलो बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं अंकल,
बस कुछ टाइम के लिए हमारे घर आने वाली सभी लोगों की पेंशन रोक दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ठीक है बेटी, अगर मुझसे हो सकेगा तो जरूर करूँगा, क्योंकि ये सरकारी काम काज है ना, तुम तो जानती ही हो। जी अंकल जी, मैं जानती हूँ, लेकिन बस हो सकता है ना तो कुछ टाइम के लिए बंद करवा दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ देर बाद रजनी घर आ जाती है। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन रजनी बोलती है, माँ जी, राशन नहीं है रसोई में, भरवा दीजिए। और हाँ, कल वो दूध वाला भी पैसे मांगने आया था, उसे भी दे दीजिए आप। बहू, ये सब तो तू देखती थी ना, तो फिर आज मुझसे क्यों बोल रही है? क्योंकि माँ जी, हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे। अजय जी की भी सारी सैलरी मेरे पास आती थी। आप अपनी पेंशन से मुझे कुछ दे दिया करती थी, लेकिन इस बार मुझे किसी ने पैसे ही नहीं दिए। बहू, इस बार पता नहीं क्या हुआ, पेंशन ही नहीं आई, और मेरी क्या किसी की नहीं आई, तो कहाँ से दूं? लेकिन माँ जी, खर्चा थोड़ी ना रुकता है, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। हाँ जानती हूँ बहू, लेकिन अब नहीं है तो क्या करूँ? 1-2 दिन संभाल ले, दे दूंगी। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं और बीतते दिनों के साथ सभी पेंशन रुकने की वजह से घर के सभी काम रुक जाते हैं। खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। तभी एक दिन बहुत सारे लोग उनके घर अपना अपना कर्जा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण सबके सामने उनकी इंसल्ट हो जाती है। तभी सभी बैठकर सोचने लगते हैं, पता नहीं क्या सोचकर तूने अपनी जॉब छोड़ दी। तेरे पिता ने भी यही किया, उम्र होने से पहले जॉब छोड़ दी, और तूने भी। सब कुछ पेंशन पर ही रुक गया, तो ये दिन देखना पड़ा। माँ, आप सही कह रही हो। मुझे इतनी जल्दबाजी में नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। जब तक नौकरी थी तो परेशानी नहीं आती थी, पेंशन के भरोसे बैठते भी नहीं थे हम। मैं तो कहता हूँ अब पैसे आने के और भी रास्ते खोलने चाहिए हमें। बैठने से ना जीवन नहीं चलता। बेटा, हमें अकल आई तो, लेकिन देर से। अब न तेरे पास नौकरी है और ना ही हमारे पास पेंशन के पैसे। अब घर कैसे चलेगा? सबको अपनी गलती और आलसपने के चलते पछताते देखकर रजनी अपने अंकल को फोन करके सबकी पेंशन सबके अकाउंट में भिजवा देती है। अकाउंट में पैसे आने का एक मैसेज देखकर वो खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए सभी काम करना शुरू कर देते हैं। अजय अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है, और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहन कर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं, और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो, नहीं आता तो आदत डालो। बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी, मोहन जी, आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है? वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है कि हम ये चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना, और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो जमीन पर, मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी,
कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीबी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है, वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती, और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना। मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है, और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़ सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए। और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का? अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्चा पहना है, हमें शर्म आ रही है, जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट? कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, लीव मी मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, इस साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है और बोलती है, अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई, शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है
और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है, मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है, पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ई लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे, किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर। मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना। एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया? पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है। मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है, पापा मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी? कभी नहीं खाती तू तो ये। बस पापा मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले वैसे। नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना। अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी। अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है, तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है, अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार? कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ। 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है।
जहाँ उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओ शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा जी लूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है, जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में, ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ,
मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूव करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहां जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहां पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। अरे वाह निशा, क्या बात है, मजा आ गया तुम्हें देखकर। तुम हमेशा कहती थी ना, मैं दूध से नहाती हूँ, मैं दूध से नहाती हूँ। आज तो पूरी खीर से नहा ली, वो भी पक्की हुई। बस कीजिए राहुल जी, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब अगर और मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने की कोशिश की ना आपने तो इस खीर से आपको नहला दूंगी। बड़े आए मेरा मजाक बनाने वाले। सॉरी सॉरी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ऐसी हालत देख के मुझे हंसी आए जा रही है और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। बुरा मत मानना, सॉरी। मैं माफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ पहले ही। संभल जाओ बीबी, वरना पछताना पड़ेगा आपको। चुप हो जाओ राहुल, मैं बोल रही हूँ, चुप हो जाओ। तभी गुस्से में निशा राहुल के सर पर उसी पतीले से मारती है जिस पतीले में खीर थी और सभी घर वाले हंसने लगते हैं। आखिर कौन थी ये निशा? तो आइए जानते हैं निशा के बारे में। कुछ वक्त पहले की बात है जब राहुल और निशा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन राहुल निशा से कहता है, ए निशा, ए सुनना, चल हम लोग ना शादी करते हैं, हाँ? बहुत मजा आएगा। अरे बहुत दिन से ना कोई हंगामा नहीं हुआ है, हंगामा होगा उदासी दूर हो जाएगी। अबे कम दिमाग वाले शहंशाह, तुझसे शादी करने का क्या मतलब है? वैसे भी तेरे घर में कोई बवाल नहीं हुआ है ना, लेकिन मेरे घर में सब कुछ सही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि तेरे घर में सब कुछ सही है। मैंने देखा था आंटी जी तुझसे कितने प्यार से बात कर रही थी, हाँ? अब तू बोलेगी मेरे लिए तो यही सही है।
नहीं, वो तो बस माँ की चाल थी तेरे सामने, वरना उससे पहले माँ ने मुझे कितने ताने मारे, वो बस मुझे ही पता है। चाय बना रही थी, चाय की पतीली उलट गई मेरे हाथों से, तब माँ ने मुझे जो सुनाया ना, आहा। अब बता, मेरी जिंदगी नॉर्मल है या नहीं? लेकिन मेरी तो नहीं है ना। अरे मुझे तो कुछ सुनने को ही नहीं मिलता। अब ऐसा लगता है जिंदगी बहुत सूनी हो गई है। अरे मेरे तो पापा पहले डांटते थे, मारते थे, अब तो कुछ बोलते तक नहीं है। लाइफ में किक नहीं रही यार, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, तो तू अब अपनी लाइफ में किक लाने के लिए अब मेरी जिंदगी खराब करेगा। तेरे घर वाले तेरे साथ साथ मुझे भी ताना मारेंगे। ना बाबा ना, मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। अब यार आज शादी करके आ जाना मेरे घर, हाँ, और शाम को अपने घर चली जाइयो। अरे मुझे बस अपने घर वालों को डराना है, मजा आएगा। अरे सच में शादी नहीं कर रहा मैं तुझसे। ओह, अच्छी बात है, मैं बच गई। अगर तेरे साथ मेरी शादी हो गई ना, तो हमारे बच्चे चेस बोर्ड की तरह होते, मतलब चितकबरे की तरह। पागल वागल हो गई है क्या तू? हाँ, कौन सा गाजा फूकती है तू? अरे बच्चे कहाँ ऐसे होते हैं? और हम अगर शादी करते हैं तो हमारे बच्चे चितकबरे जैसे होंगे? अरे पागल वागल हो गई है क्या? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे क्यों होंगे? तू सांवला है और मैं गोरी, इसलिए हमारे बच्चे चितकबरे ही होंगे ना, इसीलिए मुझे नहीं करनी तुझसे शादी। अपनी दोस्ती के लिए निशा राहुल की माँ और पिताजी को तंग करने के लिए मान जाती है और घर के कपड़ों में दोनों छोटी शादी कर राहुल के घर आते हैं, जहाँ राहुल की माँ और निशा की माँ दोनों बातें कर रही थी। तभी राहुल कहता है, माँ देखो मैं आ गया, और देखो मैं आपके लिए किसको लेकर आया हूँ। ये क्या है राहुल? निशा ऐसे क्यों आई हमारे घर? निशा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैंने और निशा ने शादी कर ली है, हमें आशीर्वाद दीजिए माँ। और माँ, मैं आपको बता दूं, निशा आपकी बहू है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे करम जले, बेवकूफ, दिमाग है या नहीं तेरे अंदर? निशा बेटा, तुम्हारे पास तो दिमाग है, फिर भी ऐसा किया? अरे सुनीता बहन, इसके पास तो रत्ती भर दिमाग नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर इसके पास दिमाग होता तो क्या ये ऐसा काम करते? कभी नहीं। ये बात तो अब आपने बिल्कुल सही कही। अब तो मुझे इन दोनों पर ही बराबर की नजर रखनी पड़ेगी। अरे बेवकूफो, तुम दोनों को अगर शादी करनी ही थी तो कुछ ढंग के कपड़े पहनकर कर लेते। ऐसे कपड़ों में कौन शादी करता है भला? और निशा, तूने तो जरा सा भी मेकअप नहीं किया। कितने सपने थे मेरे कि शादी के दिन मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी, लेकिन तुम दोनों तो जंगलियों की तरह शादी करके आ गए। दोनों माओं की बात सुनकर राहुल और निशा हैरान थे, क्योंकि ये खुद फंस गए उनकी चाल में। ये सब होता देखकर निशा कहती है, आंटी, हम लोगों ने कोई शादी नहीं की, ये राहुल तो पागल हो गया था, इसके चक्कर में मुझे ये नाटक करना पड़ा। बाकी हम दोनों ने कोई शादी नहीं की। अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटा, मानती हूँ राहुल नादान है, पर इसीलिए गुस्सा होना गलत बात है। निशा बेटा, माँ, निशा बिल्कुल सही कह रही है, हम लोग तो मजाक कर रहे थे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हमें शादी भी करनी होती तो एक दूसरे से थोड़ी करते। हाँ माँ, हम मजाक कर रहे थे। वैसे भी कहाँ मैं हर दिन दूध से नहाने वाली, और ये हफ्ते में एक बार नहाने वाला, बहुत बड़ी बात है। मैं इससे शादी करूँगी? ना, कभी नहीं। चुप, चिरगोजी से शकल की। माँ, मैं कभी भी इस घमंडी लड़की से शादी नहीं करूँगा। अरे करने की बात तो दूर की रह गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने तो सब कुछ सोच लिया। क्या मतलब है आप दोनों का? आखिर बोलना क्या चाहती हो आप लोग? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? साफ साफ बता दो मुझे। तुम दोनों जिस चीज को लेकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, हम उसी की तैयारी कर रहे थे। तुम दोनों की शादी की तैयारी। अपनी शादी की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब राहुल निशा से मिलने जा रहा था। तभी सुनीता राहुल से कहती है, मेरे बच्चे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जरा मुझे भी बता सकते हैं? अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो यार, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस निशा से मिलने जा रहा था। अरे मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम कहीं भी भागकर नहीं जाओगे। कहीं जाने के लिए पैसे की जरूरत भी होती है मेरे बेटे, जो कि तुम्हारे पास तो है नहीं। वैसे मुझे ये कहना था कि अब दोनों जरा कम मिलो। क्यों माँ, अब उसकी शादी हो रही है तो उसमें मेरी क्या गलती है? कम अकल के लड़के, शादी तो तेरी इसी के साथ होगी ना, इसीलिए अब तो इससे नहीं मिल सकता। कुछ रस्में होती है जो निभानी होती है। लेकिन माँ, उसे मिलके बहुत जरूरी बात बतानी है उसको, अगर नहीं बताया तो बाद में गुस्सा करेगी वो डायन। नहीं बोला ना तो बस बात खत्म। जाओ अब अंदर जाओ, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अरे यार, ये क्या हो गया? अगर मैंने निशा से बात नहीं की
तो सच में हम दोनों की शादी हो जाएगी। हे भगवान, अब आप ही सहारा हो हम दोनों का। जरा धीरे बोलो बेटा, यहाँ तक तेरे मन की बात सुनाई दे रही है मुझे। कुछ दिनों बाद राहुल और निशा की शादी हो जाती है और निशा की विदाई होने से पहले देख निशा, जैसा तू यहाँ करती थी वैसा अपने ससुराल में बिल्कुल मत करना, वरना तेरी सास तुझे बहुत ताना मारेगी। ताना ही तो मारेंगी ना, मारने दो। आप भी तो मारती थी, अब वो मार लेंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। यहाँ भी सुनते थे, वहाँ भी सुन लेंगे। अरे वाह, क्या बात करती है तू, लेकिन समझदारी वाली बात बिल्कुल नहीं करेगी। अरे जा अपने ससुराल, कम से कम यही बोल देती कि हाँ माँ मैं कर लूंगी अच्छे से काम। क्या हुआ बहन जी, मेरी बहू ने कुछ कह दिया क्या जो आप बड़े प्यार से पेश आ रही हैं? अब तो आप ही जानो कि आपकी बहू कैसी है, जो मर्जी सिखा देना। मैं तो अब कल आऊंगी जब निशा अपनी पहली रसोई करेगी। कुछ बनाना तो आता नहीं है मुझे, अब क्या ही खाओगे मेरे हाथ का। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी अपनी बहू को खाना बनाना। बेटी को सिखाने का सपना था लेकिन बेटा था, अब मैं बहू को सिखाऊंगी। चल बहुत लेट हो रहा है, हमारे घर पे भी बहुत रस्में करनी है। कुछ देर बाद सुनीता निशा और राहुल का गृह प्रवेश करवाती है और अगली सुबह निशा नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है। तभी सुनीता उसे खीर बनाना सिखाती है। जब कुछ देर बाद निशा खीर लेकर आती है तभी पतीला उलटकर उसके ऊपर गिर जाता है और नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह खीर से नहा जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।